प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं बिहारी सर और आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बिहारी सर पर। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता है, हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो आज की वीडियो में जो बच्चे नए हैं उनसे मेरा यही कहना होगा कि इससे पहले हम लोग 2 वीडियोस डाल चुके हैं। पहले वीडियो में हमने कुछ MCQ क्वेश्चन किए थे, उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए हैं। आज हम लोग आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यही है कि अगर आज आप लोग नए हैं इस वीडियो में, वीडियोस देख के आइए। 2 वीडियोस के अपलोड हो चुके हैं, ये वीडियो आगे का है। ठीक है, चलिए बेटा शुरू करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो हाँ, टेलीग्राम पप्पा जी जी पप्पा जी लो बेटा। ठीक है, जी पप्पा जी। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। प्यारे बच्चे अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा, देखिएगा क्या क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या आपसे आंसर पूछ रहा है। ठीक है बेटा, पहले प्यार से क्वेश्चन को पढ़िएगा बड़े अच्छी तरीके से। देखो, जलीय जीव गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में अधिक सहज महसूस करते हैं। ठंडे जल में अधिक सहज महसूस करते हैं। सहज मतलब अधिक आराम, सहज का मतलब अधिक आराम महसूस करते हैं। यानी कि प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो जलीय जीव होते हैं बेटा, वो गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में रहना अधिक पसंद करते हैं। क्यों करते हैं, इसका कारण बताओ। वैसे तो हमने आंसर लिख रखा है, लेकिन उसको अच्छे से पहले बेटा समझ लो। देखो, जैसे मान ले मेरे पास बेटा एक ये पात्र है बच्चे, एक पात्र मेरे पास बच्चे, यहां से सुनना, ये है। इन दोनों में बेटा हमारे पास जल है। जल देखा जाए तो बेटा हमारे पास यहां द्रव है। बेटा इसमें भी जल है, देखा जाए बेटा इसमें हमारे पास द्रव है। बच्चा अच्छे सुनना बढ़िया तरीके से। देखो, इसके अंदर मेरे पास जो बेटा है वो जल है, और इसके अंदर भी मेरे पास क्या है, जल है। इसमें घुली हुई है बेटा ऑक्सीजन, इसमें घुली हुई है बेटा ऑक्सीजन। इसमें बेटा घुली हुई है ऑक्सीजन, और इसमें भी बेटा घुली हुई है ऑक्सीजन। आप एक बात को आप अच्छे से जानते बेटा कि द्रव से बेटा ध्यान देना अच्छे से, द्रव से जो गैस के अणु होते हैं, गैस के अणु या गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बच्चे कैसी होती है, अधिक होती है। ठीक है, अधिक होती है। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा अच्छे से। इसमें बेटा गर्म जल है, इसमें जल जो है बेटा ठंडा है। अब जानते हो बेटा, ध्यान देना, द्रव से जो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा पहले से भी अधिक होती है। अगर बेटा ये गर्म है तो गैस के अणुओं को मिलेगा ताप, और जब गैस के अणुओं को ताप मिलेगा तो उनकी गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और जब उनकी गतिज ऊर्जा में बच्चा मेरी वृद्धि होगी तो ये बाहर की ओर क्या होने लगेंगे, स्थानांतरित होने लगेंगे। तो ये जल से क्या हो जाएंगे, बाहर की ओर स्थानांतरित होंगे। अर्थात जो गैस है वो गर्म जल से बाहर की ओर स्थानांतरित होने लगेगी। तो इस गर्म जल में गैस की आ जाएगी बेटा कमी। इस गर्म जल में गैस की आ जाएगी बेटा क्या, कमी। अब इसमें ठंडा बेटा, जल अगर ठंडा है तो गैस के अणुओं को ताप कम मिलेगा। जब गैस के अणुओं को ताप मिलेगा तो इसकी अपेक्षा इन गैसों में गतिज ऊर्जा में क्या होगी, कम वृद्धि होगी। जब गतिज ऊर्जा में कम वृद्धि होगी तो गैस के जो अणु हैं वो बाहर कम जाएंगे। जब बाहर कम जाएंगे तो इसके अंदर, इस ठंडे पानी के अंदर जो ऑक्सीजन गैस होगी उसकी इसके अंदर क्या होगी बेटा, अधिकता होगी, यानी ऑक्सीजन बेटा अधिक होगी। अब मान लीजिए जो जलीय जीव है भाई, उनको जल के अंदर चाहिए ऑक्सीजन। अब यहां से अंदाजा ये लगाओ बेटा, अच्छे सुनना बेटा, कि अगर वो गर्म जल में रह रहे हैं तो उनको ऑक्सीजन कम मिल रही है, क्योंकि मैंने अभी क्या समझा, यहां ऑक्सीजन की क्या आ जाएगी, कमी। और अगर वो बेटा ठंडे जल में रहना पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि ठंडे जल में रहने से उनको ऑक्सीजन पर्याप्त मिलती है। जब ऑक्सीजन बेटा पर्याप्त मिलेगी ठंडे जल में, उनको ठंडे जल में अधिक कंफर्टेबल होता है। तो
तो आप खुद सोचिएगा ध्यान से बेटा, तो जलीय जीव ठंडे जल में क्यों रहना पसंद करेंगे? क्योंकि उनको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में बेटा मिलती है। उम्मीद करता हूं इतनी छोटी सी बात बेटा आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, शानदार बेटा, अच्छे से ऐसे मन से सुनते रहिएगा, बड़ा मजा आता है चीजों को अगर कॉन्सेप्ट से पढ़ाया जाए और हमारे समझ में एक एक कॉन्सेप्ट आए। और मेरे बेटा बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट हैं, मन से बैठोगे आपको बहुत बहुत अच्छी तरीके से चीजों को मैं आपके क्लियर कर दूंगा। ओके, चलिए अब इसका आंसर भी देख लो बेटा, जो मैंने लिख रखा है। क्या लिख रखा है कि हम जानते हैं ताप की अधिकता से द्रव में गैस की विलेयता घट जाती है। मान लीजिए जो गर्म जल होगा उसके अंदर ताप होगा, अगर ताप अधिक होगा तो गैस की विलेयता घटेगी, इसके अंदर गैस जो होगी वो कम हो जाएगी। इसलिए गर्म जल में ऑक्सीजन गैस की विलेयता कम हो जाती है। सीधी सी बात है बेटा, इसलिए जो गर्म जल होगा उसके अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। और ठंडे जल में ऑक्सीजन गैस की विलेयता अधिक होती है। ऑक्सीजन गैस की विलेयता कैसे होती है बेटा? अधिक होती है। इसलिए जलीय जीव गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में अधिक सहज महसूस करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं बड़ा अच्छी तरीके से ये क्लियर हो चुका होगा बेटा। ठीक है, हुआ ना अच्छे से? बढ़िया, अच्छे से हुआ, मजा आ रहा है अच्छी तरीके से पढ़ने में बेटा, एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, थंब कीजिए, कमेंट करिएगा एकदम बेटा अच्छे से, आपको समझ में बढ़िया तरीके से आ रहा है। ठीक है, फिर बेटा वीडियो आपके लिए बना रहा हूं अच्छे से मैं बेटा। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। और हाँ, मैं हर बार कहता हूं, आज मैं फिर कहूंगा कि उन बच्चों को आप जरूर शेयर करो जिन बच्चों को नहीं पता है। ठीक है, और हाँ, अगर जिन बच्चों के फिजिकल केमिस्ट्री छुट्टी है बेटा, ऐसी जो भी मैं प्रश्न कराऊं उनको आप अच्छी तरीके से क्रमबद्ध लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से। ठीक है, फिर आपको मैं वन शॉट वीडियो डालना शुरू करूंगा, तो चैप्टर बाय चैप्टर में आपको वन शॉट में आपके क्लियर कराता चलूंगा। टेंशन फ्री रहिए बेटा। ठीक है, अच्छे से देखो अगला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों ध्यान से समझो अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है? सड़क पर जमी बर्फ को साफ करने के लिए नमक का छिड़काव किया जाता है, क्यों? मतलब ये कि जो सड़क पर जो बर्फ जम जाती है, सड़क पर जो बर्फ जम जाती है उस बर्फ को हटाने के लिए हम लोग नमक का छिड़काव क्यों करते हैं? अब देखना बच्चा ध्यान से, ये मेरे पास सड़क है बेटा, इस पे जमी हुई है बर्फ, इस पे जमी हुई है बर्फ। इस बर्फ पर हमने किया नमक का छिड़काव। नमक का मतलब NaCl। NaCl बेटा कैसा होता है? ठोस होता है। अगर बेटा ये ठोस होगा तो कैसा होता है? अवाष्पशील होता है। कैसा होता है बेटा? अवाष्पशील होता है। अगर बर्फ पर हमें से छिड़कते हैं, तो ये क्या करता है? ये बर्फ के हिमांक में कमी कर देता है। बर्फ के हिमांक में बेटा क्या कर देता है? कमी कर देता है बच्चा, और कमी को कहते हैं अवनमन। अब इससे क्या होगा? सही होगा, ये बर्फ जल्दी पिघलने लगती है। जल्दी पिघलने के कारण रोड से जो बर्फ है वो साफ हो जाती है। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि नमक का छिड़काव क्यों करते हैं? तो सीधी सिंपल बात है, नमक का छिड़काव इसलिए करते हैं कि जो बर्फ होती है वो जल्दी पिघलने लगती है। अब जल्दी क्यों पिघलने लगती है बच्चा? अभी हमने आपको बताया क्यों, क्योंकि इसके हिमांक में क्या जाती है? कमी, या उसके हिमांक में हो जाता है बेटा अवनमन। ध्यान सुनो भाई बच्चा, मैंने लिखा हुआ है, सड़क पर जमी बर्फ पर नमक का छिड़काव करने से बर्फ पिघलने लगती है, क्योंकि अवाष्पशील ठोस पदार्थ का छिड़काव करते हैं तो उसके हिमांक में क्या हो जाता है? अवनमन हो जाता है। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन बेटा, अच्छे से। ठीक है, समझ में आ रहा है एकदम बढ़िया तरीके से? अच्छा आ रहा है, मजा आ रहा है? ठीक है, कमेंट करो एकदम बढ़िया अच्छे से। ठीक है, चलिए कोई डाउट हो बेटा तुरंत कमेंट कर दीजिएगा। ध्यान देना, लाइव क्लास बहुत जल्दी शुरू होने वाली है बेटा, अच्छे से। अभी आपकी रिकॉर्डेड वीडियो आ रही है। ठीक है, बहुत जल्दी लाइव क्लास भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखें। देखो बेटा अगला क्वेश्चन बच्चा, ताप में वृद्धि करने पर गैस की द्रव में विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अरे भाई अभी तो बताया था मैंने, पहला क्वेश्चन किया था।
ठीक है, अगर ताप बढ़ाओगे तो गैस की विलेयता क्या होगी, घटेगी भाई बेटा, घटेगी। क्यों घटेगी सुन लीजिए, क्यों घटेगी, क्यों घटेगी। अरे बच्चा अभी तो समझाया था, फिर से समझ लो। देखो बेटा, इसके अंदर मान लीजिए कोई द्रव है, इसके अंदर बेटा क्या है, कोई द्रव है। तो अच्छे से पढ़ो बेटा, मैं ना बढ़िया एकदम जल्दबाजी नहीं करता हूँ बच्चा, एकदम मन से ना बढ़िया स्लो समझिएगा, समझ में आना चाहिए, है ना। अगर ज्यादा स्पीड को सुनना है बेटा 2x पर ये वीडियो देखिएगा। देखो इसके अंदर बेटा है गैस के अणु, ठीक है, इसके अंदर क्या है, गैस के अणु। बेटा ये है बेटा द्रव और इसके अंदर भरे हुए हैं गैस के अणु। अब बच्चा ध्यान देना, अगर हम इसे गर्म करेंगे, क्या करेंगे बेटा, गर्म, क्या नहीं रहा, देखो क्या करेंगे, गर्म, यानी कि हम इसे क्या देंगे, ताप देंगे, कह रहा है ना। देखो ताप में वृद्धि करने पर ताप में वृद्धि करो, द्रव में गैस की विलेयता। अब द्रव में जो गैस की विलेयता मतलब गैस घुली हुई है वो घटती है, क्या होती है बेटा, घटती है। क्या पूछे ना, क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा बेटा, ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा, क्योंकि गुरुजी ताप बढ़ाएंगे ना तो इनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, और जब बेटा गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो ये जो गैस के अणु हैं वो बेटा कहाँ पहुंच जाएंगे, बाहर वातावरण में पहुंच जाएंगे। तो द्रव से तो वो बाहर चले जाएंगे, तो द्रव के अंदर गैस की विलेयता घटती है। और क्यों घटती है, क्योंकि गैस की गतिज ऊर्जा, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा में बच्चे वृद्धि होती है। बात को समझ पाए, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, वो जल से बाहर निकलने लगती है, द्रव से बाहर निकलने लगती है। आए ना समझ में। तो भाई मैंने लिखा देखो क्या, ला सतोलिय नियम, ये जो मैं बताऊं किस नियम के अनुसार होता है, मैंने ला सतोलिय नियम, ठीक है बेटा। ला सतोलिय नियम के अनुसार ताप में वृद्धि करने पर गैस की द्रव में विलेयता घट जाती है। क्यों घट जाती है, क्योंकि ताप में वृद्धि करने से गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि होती है, जिससे वे द्रव से बाहर निकलने की गति में, सॉरी एक मिनट, जिससे द्रव से बाहर निकलने लगते हैं। आप इतना, जिससे द्रव के बाहर निकलने लगते हैं। बोलो कोई दिक्कत किसी को, इतना बेटा आप देख लो, इतना रफ कर दो, ठीक है, इतना रफ कर दो, ठीक है, कोई मतलब का नहीं है, सिंपल सा बेटा ना, इसका इतना हटा दो, ठीक है, इतना हटा दो प्यारे बच्चों। देखो ये नहीं लिखना है तुम्हें, ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है, इतना, ठीक है। ओके बच्चों, ओके बच्चे, देख भाई देख बेटा, निकलने लगते हैं, इतना लिख देना। अबे यार इतना नहीं, ओ भाई साहब ये क्या हुआ, अरे भाई अरे भाई अरे भाई, ये क्या है, ठीक है, निकलने लगते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे समझ में आया हो बेटा, है ना, आया ना बढ़िया तरीके से। कोई डाउट हो तुरंत बेटा बताओ। देखो कमेंट बॉक्स आपको इसीलिए दे रखा है ना, पसंद करना है तुरंत कमेंट बॉक्स करो बेटा, रिप्लाई आपको 100% मिलेगा, ठीक है। आगे बच्चा प्रश्न देख लो ध्यान से, देखो तो भाई मेरे अच्छे सुनो बेटा। हाँ जी, क्या है एनोक्सिया, एकदम बेटा बड़ा मजेदार प्रश्न है बच्चा मेरे, ध्यान से बच्चा मेरे करो तो इसे इम्पोर्टेंट, देखो कितना मजा है, देखना अच्छे से। एनोक्सिया क्या है, एनोक्सिया, ठीक है। देखो अच्छा आपने ये बताओ बेटा, हेनरी का नियम पढ़ा है बच्चे, हेनरी का नियम पढ़ा आपने, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम तो पढ़ा है ना गुरुजी, क्या पढ़ा है सुनो ध्यान से, नहीं पढ़ा तो अच्छे सुनना। अच्छा जो हेनरी के नियम थे ध्यान देना चाहिए, हेनरी का नियम है बच्चा मेरे क्या बताता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई भी क्या है, बोतल है भी, ठीक, ऐसी है बेटा, सस्ती है ना, सस्ती मंदी, देखो ये बोतल है बेटा। अब इस बोतल के अंदर भरा हुआ है द्रव, इस बोतल के अंदर भरा हुआ बेटा क्या, द्रव। अब बच्चा इस बोतल के अंदर जो द्रव भरा हुआ है, अब इसमें घोलनी है मुझे गैस, इसके अंदर जो है वो मुझे क्या घोलनी है, गैस घोलनी है, ठीक है। अगर इस गैस को अगर तुम्हें घोलना है बेटा, ध्यान सुनना अच्छे से, तो इन गैसों को लाना होगा इस द्रव के अंदर, इस द्रव के अंदर ही तो घोलना है बेटा। और अगर इस द्रव के अंदर लाना है तो बेटा ध्यान देना अच्छे से, देखो आप जानते हो बेटा ये द्रव है, अब ये द्रव है, बाहर ये क्या है, गैस है, और गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है बेटा। तो बेटा इनको ना गैस को ना द्रव के अंदर लाने के लिए ना तुम्हें जबरदस्ती लाना देना,
लाने के लिए ना तुम्हें ऊपर से ना दाब लगाना पड़ेगा बेटा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो इतने में आप क्या लगाएंगे बेटा, जब दाब लगाएंगे ना, दाब दाब लगाएंगे, और दाब निर्भर करेगा गैस की मात्रा पे। जितनी गैस आपको बोलनी है उतना ही दाब जो लगाना है। तो हेनरी ने क्या किया था, हेनरी नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बेटा ध्यान देना, किसी द्रव में गैस की विलयता को समझाने के लिए नियम प्रस्तुत किया है। मतलब किसी द्रव में गैस को कैसे घोलना है, बात को समझना, गैस को कैसे घोलना है, क्योंकि विलयता होती है बेटा घोलने की क्षमता। ठीक है, कैसे घोलना है, तो उसके लिए बेटा जरूरत पड़ेगी दाब की। उसके लिए बेटा किसकी जरूरत पड़ेगी, दाब की। तो इन्होंने कहा था क्या, कि किसी गैस की जो विलयता है, ध्यान रखना अच्छे से, किसी जो गैस की विलयता है, इसको कैसे कैसे द्रव के अंदर बढ़ाया जाए या घटाया जाए। तो इन्होंने क्या बताया, देखो इन्होंने बताया था कि किसी भी गैस की विलयता, किसी द्रव में गैस की विलयता, किसी द्रव में गैस की मात्रा उसके दाब के कैसी होती है, समानुपाती होती है। गैस की जो मात्रा है वो उसके दाब के कैसे होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, दाब यहां पर क्या हो गया, P समानुपाती, यहां पर ले लो बेटा WG। WG का मतलब क्या हो गया, WG का मतलब है यहां पर गैस की मात्रा। इन्होंने कहा था अगर गैस की जो विलयता वो निर्भर करेगी उस पर लगाए गए किस पे, दाब पर। ठीक है, अगर दाब अधिक दोगे तो गैस की विलयता अधिक होगी, दाब कम करोगे तो गैस की विलयता बेटा कम हो जाएगी। यही आपके पास हेनरी का नियम, यही हेनरी का नियम है। क्या नियम है, कि किसी द्रव में गैस की विलयता, उस किसी द्रव में गैस की जो मात्रा होती है, किसी द्रव में गैस की मात्रा उसके दाब के कैसी होती है बेटा, समानुपाती होती है। तो P समानुपाती क्या हो जाएगा, WG। बेटा WG यहां पर क्या है, WG बच्चा मेरे पास है गैस की मात्रा, गैस की मात्रा बच्चा, समझ में आना अच्छे से। ठीक है, अब ये कह रहा है कि देखना ध्यान देना बेटा, दाब एनोक्सिया। अब एनोक्सिया क्या है, जैसे बेटा ध्यान देना, आप यहाँ जमीन पर हैं बेटा, आप पहुंच चुके हैं ऊपर, पर्वत पर रह रहे हैं बेटा, यहाँ पहाड़ पर हैं। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो अब दाब में क्या आती है, कमी आती है। दाब में क्या आती है, कमी आती है। बच्चा मेरे दाब में कमी आएगी तो उसकी गैस की मात्रा में भी क्या आएगी, कमी आएगी। तो गैस की मात्रा में बच्चा मेरी कमी आएगी, तो ध्यान रखना अच्छे से। जैसे मान लो कोई प्यारा सा व्यक्ति बैठा हुआ है, ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, अब यहां से जो प्यारा से व्यक्ति बैठा हुआ है बेटा, इसको चाहिए ऑक्सीजन, O2 चाहिए। अब जब वो ऊपर की ओर बढ़ा तो बेटा दाब में कमी आई, और बेटा दाब में कमी आई तो गैस में भी क्या आएगी, कमी आएगी। जब गैस में कमी आएगी तो यहाँ पर ऑक्सीजन की भी क्या हो जाएगी बेटा, कमी हो जाएगी। O2 की भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्योंकि मैंने कहा ना, अगर बेटा दाब घटेगा तो गैस घटेगा। तो ऊपर जाने पर दाब बेटा घट रहा है, तो ऊपर जाने पर जब दाब घटेगा तो वहां पर गैस की मात्रा भी घट जाएगी। और जब गैस की मात्रा घट जाएगी तो सीधी सी बात बेटा है कि इस व्यक्ति को ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिलेगी। जब ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिलती है तो ऐसे व्यक्तियों में कमी हो जाए, ऐसे व्यक्तियों में कुछ कमियां आ जाती हैं, जिससे उनकी मानसिकता थोड़ी कमजोर हो जाती है, सोचने की शक्ति थोड़ी कमजोर हो जाती है। इसी को कहते हैं एनोक्सिया। इस स्थिति को ही कहते हैं बेटा एनोक्सिया। देखो लिखा भी है, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर दाब 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 कम होने के कारण वहां गैस की मात्रा कम होती है, अतः वहां रहने वाले लोगों के रुधिर में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो जाती है। सिंपल सी बात है, जैसे हम अधिक ऊंचाई, जो व्यक्ति अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर रहते हैं, सीधी सी बात है, तो अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में दाब की क्या हो जाती है बेटा, कमी हो जाती है। दाब कम हो जाता है क्योंकि ऊपर बढ़ते जाओगे तो एटमॉस्फेरिक जो है वो आपका घटता जाता है। तो एटमॉस्फेयर जब घटता जाता है तो दाब बेटा कम हो जाता है। जब दाब कम हो जाता है तो वहां गैस की मात्रा भी बेटा घट जाती है, गैस की मात्रा भी बेटा घट जाती है। अतः वहां रहने वाले लोगों के रुधिर में ऑक्सीजन गैस की कमी आ जाती है, जिससे उन लोगों में एक रोग हो जाता है, जिससे उनकी सोचने की शक्ति, मानसिक कमजोरी आ जाती है। इसे ही क्या कहते हैं बेटा, एनोक्सिया। सिंपल सा है। अधिक ऊंचाई पर रहने वाले लोगों में ऑक्सीजन की कमी आती है। क्यों कमी आती है? क्योंकि हम जैसे जैसे अधिक ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे दाब कम होता जाता है। बेटा दाब कम होता जाएगा तो गैसों की मात्रा भी कम होती जाती है। ये हमें हेनरी
का नियम जो है वो बताता है। अगर वो व्यक्ति वहां पर कोई जीवन व्यतीत कर रहा है, अगर व्यक्ति वहां रह रहा है, तो उसे ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिलेगी। जब ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिलेगी तो उसके हृदय में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, उससे एक रोग हो जाता है जिससे उसकी सोचने की शक्ति, मानसिकता थोड़ी कमजोर हो जाती है। इसी को कहते हैं एनोक्सिया। है ना बात एकदम बढ़िया, बेस्ट तरीके से चीजों को समझो। ठीक है, ध्यान सुनो। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखें। देखो बेटा अगला क्वेश्चन देखिए। तबियत ना थोड़ी गड़बड़ है बेटा, अभी रुक जा यार, क्या है बे, तो चल देख देख बच्चा। 0.1 मोल बेरियम क्लोराइड विलयन का वास्तव 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड विलयन से कम होता है, क्यों? देखना बेटा, ध्यान सुनना अच्छे से, ध्यान सुनना बेटा, मेरे बच्चे मेरे ध्यान से सुनना। देखो पहले तो ना बेसिक समझो इसका। क्या बेसिक समझो? देखो इसलिए कहते ना बेटा, अगर ध्यान समझो ना तो बहुत अच्छे समझा दूंगा। ये है बेटा, इसके अंदर द्रव है, ठीक। इसको ऊपर से ना मैंने बंद कर रखा है, इसके अंदर भी बेटा द्रव है। अब बच्चे ध्यान देना अच्छे से। अगर मैं आपसे पूछें कि अणुओं की संख्या, अणु मान लीजिए, ये क्या मान लो बेटा, अणु हैं द्रव के, तो बताओ अणु इसमें कम है उसमें कम है? तो कहोगे सर इसमें अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या कैसे है बेटा, कम है, किसकी अपेक्षा? इसकी। तो इसमें क्या है, इसमें अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बच्चा मेरे कैसी है, अधिक है। अणुओं की संख्या बेटा क्या है, अधिक है। अब बेटा ध्यान देना, अब हम क्या करेंगे, इस इन दोनों द्रव को गर्म करेंगे। इन दोनों द्रव को क्या करेंगे बेटा, गर्म। अच्छा गर्म करेंगे तो ये भी ध्यान रखना अच्छे से, इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, और जब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो बेटा ये ऊपरी की ओर स्थानांतरित होने लगेंगे। तो जब ये ऊपर की ओर स्थानांतरित होंगे तो यहाँ क्या बनेगी इसकी, ये वाष्प अवस्था में हो जाएंगे। किस अवस्था में पहुंचेंगे बेटा, वाष्प, ये पहुंचेंगे बेटा वाष्प अवस्था में। अब बच्चे ध्यान रखना अच्छे से, वाष्प में किस में ज्यादा होगी बेटा, सीधी सी बात कहोगे सर वाष्प उसमें ज्यादा होगी जिसमें अणु ज्यादा होंगे। भाई जिसके अंदर अणु स्थानांतरित ज्यादा हो जाएंगे तो उसके अंदर वाष्प ज्यादा होगी बेटा। तो अगर इन दोनों की बात करते हैं, वाष्प किस में कम होगी, तो वाष्प बेटा इसमें कम होगी और इसमें वाष्प अधिक होगी। और वाष्प द्वारा लगाए गए दाब को ही क्या कहते हैं, वाष्प दाब। मैंने क्या बोला, वाष्प द्वारा, ठीक है, लगाए गए दाब को क्या कहते हैं बेटा, दाब को ही बेटा कहते हैं वाष्प दाब। ठीक है, तो अब इन दोनों में बेटा देखना, जिसमें वाष्प ज्यादा तो उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। तो वाष्प किसमें ज्यादा बेटा, इसमें, तो इसका वाष्प दाब अधिक होगा। अब बच्चे मेरे इसका वाष्प दाब अधिक क्यों है, क्योंकि इसके अंदर अणुओं की संख्या ज्यादा थी। ऐसी बच्चा ध्यान देना अच्छे से, ध्यान से सुनना अच्छे से। अगर हम बात करते हैं इन दोनों में, अगर मैं बात करता हूं बेरियम क्लोराइड जिसमें लिखा हमने BaCl2, अगर इसको आयनों में टूटेंगे तो Ba कितने आयन जाएंगे इस पे, 2, और 2 Cl क्या हो जाएंगे इसके, अलग हो जाएंगे। तो टोटल आयन कितने हो गए इसमें, 3। देखना, एक Ba का, 2 Cl के, तो टोटल आयन कितने हो गए, 3 हो गए। तो बेटा ध्यान देना, 2 अणु इसको, सॉरी 2 यहाँ पर आयन इसके हैं, और सॉरी, ठीक है, तो टोटल कितने आयन हो गए इसमें, 3। ऐसे सोडियम क्लोराइड का देखना बेटा, सोडियम क्लोराइड का, अगर सोडियम क्लोराइड का देखेंगे तो एक सोडियम का आयन ये रहा, दूसरा क्लोरीन का आयन ये रहा, तो टोटल आयन कितने हो गए, ज्यादा। तो बच्चे एक बात ध्यान देना अच्छे से, अगर देखा जाए तो BaCl2 दूसरे बेटा है NaCl। तो बच्चा मेरी बताओ, दोनों की मात्रा तो सेम है ना, ये भी 0.1 मोल है और ये भी 0.1 मोल है। लेकिन अगर बात करें तो आयनों की संख्या किसमें ज्यादा, आयनों की संख्या इसमें ज्यादा है। जब आयनों की संख्या इसमें ज्यादा होगी तो वाष्प इसमें ज्यादा होगी, और वाष्प अगर ज्यादा होगी तो वाष्प दाब भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर प्रश्न आपसे ये पूछा है कि बेरियम क्लोराइड विलयन का वाष्प दाब सोडियम क्लोराइड विलयन से कम होता है, क्यों? ठीक है, सोडियम क्लोराइड विलयन से कम होता है, क्यों? कम होता है, लफड़ा हो गया बेटा, इसको लफड़ा हो गया तो
ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो बेटा, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन करो, देखो 0.1 मोल बेरियम क्लोराइड विलयन का वास्ता 0.n मोल सोडियम क्लोराइड विलयन से कैसा होता है बेटा, कम होता है, कम होता है बेटा, ध्यान देना अच्छे से। देखो अगर हम बात करें BaCl2 को, अगर मैं बात करूं बेटा BaCl2 को बेटा, तो अगर इसको तोड़ेंगे तो Ba आयन इसका अलग हो जाएगा, प्लस का 2 Cl इसके जो है वो अलग हो गई। तो इसमें टोटल आयन बताना कितना बेटा, तो टोटल कितने आयन हो गए, 3 आयन हो गए, एक बेरियम का, दो किसके हो गए, क्लोरीन के। अब NaCl की अगर मैं बात करता हूं तो NaCl में देखो एक सोडियम का आयन हो गया प्लस और एक हो गया Cl का, तो टोटल इसमें कितने आयन है, तो कहोगे सर टोटल इसमें 2 आयन है। ठीक है, ध्यान देना, तो इसका आंसर देखना बेटा ध्यान से। BaCl2 आयन अधिक देता है, BaCl2 जो आयन है वो क्या देता है, अधिक देता है, अतः वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन अधिक होगा। भाई जब उसके आयनों की संख्या अधिक होगी तो उससे वाष्प ज्यादा होगी, वाष्प ज्यादा होगी तो उसके वाष्पदाब में कमी ज्यादा आएगी, सिंपल सी बात है बेटा। आगे देखो क्या दे रखा है, जिससे इसका वाष्पदाब सोडियम क्लोराइड से कैसा होता है, कम होगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का आयनन कम होता है, सीधी सी बात है। तो सोडियम क्लोराइड का आयनन कम है क्योंकि इसके अंदर 2 ही आयन है, और सोडियम आयनन जब कम है बेटा तो उसका वाष्प कम होगी, और जब वाष्प कम होगी तो उसके अंदर अवनमन भी कम होगा। और इसका देखो BaCl2 का, BaCl2 बेटा इसका आयनन अधिक है, जब आयनन अधिक है बेटा वाष्प ज्यादा होगी, वाष्प ज्यादा होगी तो इसके अंदर वाष्पदाब में कमी भी ज्यादा आएगी। सिंपल से, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन बढ़े बेटा, ध्यान से सुनो, बढ़िया देखो बच्चे मेरे, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, प्यार से बेटा ध्यान से सुनो, ठीक है, सुनो बेटा अच्छे से। प्रश्न क्या है, BaCl2 तथा MgSO4 के विलयन में किसका वाष्पदाब, किसके, यहाँ पे लिखो किसके वाष्पदाब में, यहाँ पे होगा बेटा किसके वाष्पदाब में, ठीक है, इसको हटाओ, किसके वाष्पदाब में, किसके वाष्पदाब में अवनमन अधिक होगा। प्रश्न ये पूछा है कि किसके वाष्पदाब में अवनमन अधिक होगा। बेटा अभी आपने क्वेश्चन समझा, इससे पहले देखो प्रश्न सुनो, जैसे BaCl2 है बेटा, ये बात ना, Ba इसका अलग हो गया और प्लस का Cl2 इसका आयन अलग हुआ, कितने Cl हो यहाँ पे 2, तो टोटल यहाँ पर आयन कितना है इसका बेटा, 3 आयन, एक Cl एक Ba का बेटा, 2 Cl के। दूसरा देखो MgSO4 बेटा, MgSO4 का देखा जाए तो Mg इसके बेटा 2 अलग हो गए प्लस के, SO4 इसका आयन अलग हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब बेटा ध्यान देना अच्छे से, इसके अंदर आयन कितने, इसके अंदर बेटा आयन है 2। तो प्रश्न सुनना क्या लिखा है, BaCl2 के विलयन का वाष्पदाब अधिक होगा। अब Ba विलयन का वाष्पदाब क्यों अधिक होगा, क्योंकि इसके अंदर आयन जाता है। बच्चा मेरे एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान सुनना, देखो बेटा एक बात सुनना अच्छे से, ध्यान से सुनना बेटा, दोनों को ना ऊपर से मैंने बंद कर रखा है, तो इसके अंदर देखना द्रव के अणु है, 1 2 3 4 ऐसे ले लिए मैंने, इसके अंदर देखो, ठीक, ध्यान देना, ये भी द्रव है बेटा और ये भी द्रव है, बच्चे मेरे ये भी द्रव है। अच्छा बच्चा ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, क्या मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, ध्यान सुनो बेटा। एक बताओ, अगर मैं इसको गर्म करूंगा और इसको भी गर्म करूंगा तो ध्यान देना अच्छे से, तो इन दोनों में क्या होगा कि जो अणु हैं द्रव के, उनके गतिज में वृद्धि होगी। जब गतिज में वृद्धि होगी तो ये बाहर की ओर स्थानांतरित होंगे। जब बेटा बाहर की ओर बच्चे मेरे स्थानांतरित होंगे तो किस में परिवर्तित होंगे, वाष्प में भी। तो इसमें भी क्या होगा बेटा, ये स्थानांतरित होंगे, तो इससे भी क्या निकलेगी बेटा, वाष्प निकलेगी। अब बच्चा मेरे ये बताओ कि वाष्प किस में ज्यादा होगी, कहोगे गुरुजी ना वाष्प इसमें ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें अणुओं की संख्या ज्यादा है। तो बेटा ध्यान रखना अच्छे से, अगर वाष्प ज्यादा है बेटा, वाष्प ज्यादा है तो उसके अंदर वाष्प दाब भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हो वाष्प द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं बच्चे मेरे, दाब को बच्चे मेरे कहते हैं वाष्प दाब। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखना प्रश्न सुनो ध्यान दो अच्छे से। अब ये क्या है, मैंने इसमें क्या लिखा, BaCl2 के विलयन का वाष्पदाब अधिक होगा। अब BaCl2 का विलयन का वाष्पदाब क्यों ज्यादा होगा,
क्योंकि बेटा इसके अंदर आयन ज्यादा है, इसके अंदर बेटा आयन ज्यादा है। बेटा आयन ज्यादा होंगे तो वाष्प भी कैसी होगी, ज्यादा निकलेगी, और वाष्प ज्यादा निकलेगी तो बेटा उसका वाष्प दाब भी क्या होगा बच्चा मेरे, अधिक होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो सीधी सी बात है, इसका वाष्प दाब अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि यह आयन अधिक देता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आया ना पर समझ में? आगे देखो, आगे देखो बेटा ध्यान से, इसको भी दो बेटा, इसको भी अच्छे समझो। देखो डाल मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 1 मोल KCl 1 मोल BaCl टू 1 मोल NH4PO4 अमोनियम फॉस्फेट के विलयन में किसका पराशर दाब अधिक होगा? बेटा पराशर दाब जानते हो? पराशर दाब जानते हो? देखना ध्यान से, सुनना अच्छे से। ये हमने ग्राफ ले रखा है बेटा, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, शायद आपको ना दिख रहा हो तो इसको ध्यान से देखो। देखो बेटा, ठीक है, देखो इसके अंदर बेटा विलयन है, ध्यान देना अच्छे से। ये लगी है बेटा अर्धपारगम झिल्ली, इसके अंदर भी विलयन है बेटा। ये विलयन बेटा है हमारे पास 100 ग्राम, और 100 ग्राम में 90 ग्राम बेटा इसमें जो है विलायक है, और इससे बेटा 10 ग्राम जो है वो विलेय है। ठीक है, अच्छे सुनना, इसमें बेटा 100 ग्राम ही विलयन है, जिसके अंदर बेटा ध्यान देना अच्छे से 95 ग्राम विलायक है, और 10 ग्राम इसमें जो है वो विलेय है। ठीक है, ध्यान सुनो बेटा अच्छे से, पढ़ चुके बच्चा मेरे, ध्यान से सुनना। ये बेटा जो लगी है इसका नाम है अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। बच्चे मेरे अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है? अर्धपारगम झिल्ली विशेषता ये कि ये अपने आप से केवल विलायक के अणु ही गुजरने देती है। तो अगर हम ध्यान से सुनना, अच्छे सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, ये बताओ अगर इन दोनों में बात करें तो विलयन की सांद्रता किस में ज्यादा होगी? विलयन की अगर मैं बात करता हूं, विलयन की सांद्रता किस में ज्यादा होगी? तो बेटा ध्यान देना अच्छे से, विलायक की सांद्रता किस में ज्यादा होगी? तो देखो विलायक इसमें ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 95, और इसमें विलायक कितना है? 90 है। तो अगर हम बात करें किसमें विलायक की सांद्रता ज्यादा होगी, तो विलायक की सांद्रता इसमें ज्यादा है। विलायक की मात्रा, तो बेटा ध्यान देना अच्छे से, जब इसमें ज्यादा है विलायक की मात्रा, ध्यान देना अच्छे से, तो विलायक बेटा इससे किधर की ओर जाएगा? इधर की ओर। यानी विलायक अपनी अधिक सांद्रता से, विलायक अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करता है? गति करता है, और इस गति को कहते हैं बेटा परासरण। समझ में आया बच्चा मेरे? ध्यान सुनना बढ़िया तरीके से। अरे भैया सिंपल सा है, मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों में से किस में विलायक ज्यादा है? कहोगे गुरुजी विलायक इसमें ज्यादा है। जब विलायक ज्यादा है तो सिंपल सी बात है बेटा, विलायक ज्यादा से कम की ओर जाएगा। अगर विलायक ज्यादा है तो इसकी सांद्रता ज्यादा है ना, उच्च सांद्रता है। तो मैंने क्या लिखा? विलायक अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है, इसी को कहते हैं बेटा परासरण। बच्चा मेरे ध्यान सुनना अच्छे से, अच्छे सुनना बेटा ध्यान से, देखो। और इस परासरण जो क्रिया हो रही है, जो परासरण हो रही है, इस परासरण को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसको कहते हैं परासरण दाब। क्या है बेटा परासरण दाब? मतलब परासरण क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उससे कहते हैं परासरण दाब। भाई मेरे तरफ आ रहा है विलायक, मेरे तरफ आ रहा है विलायक, उस विलायक को मुझे रोकना है, उस विलायक को मुझे रोकना है, तो भाई मैं उस पर क्या लगाऊंगा? दाब। लेकिन एक बात ध्यान रखना, विलायक पर दाब उतना होना चाहिए कि विलायक रुक जाए, उतना कम से कम दाब होना चाहिए। अगर तुमने ज्यादा लगा दिया बेटा, ज्यादा लगा दिया तो विलायक अपनी विपरीत दिशा में पहुंचेगा, और जब विलायक अपनी विपरीत दिशा में पहुंच जाएगा तब वो दाब, ऐसा दाब कि विलायक विपरीत दिशा में जाए, तो उससे कहते हैं प्रतिलोम परासरण दाब। प्रतिलोम नहीं जानना है बेटा, मुझे जानना है परासरण दाब। तो परासरण दाब सिंपल सी बात, वह दाब जिस पर परासरण की क्रिया रुक जाए उसे बच्चा मेरे कहते हैं परासरण दाब। अब अंदाजे लगाओ ध्यान से, अगर ये क्रिया ज्यादा है, अगर क्रिया अधिक है तो बेटा परासरण दाब भी कैसा होगा? अधिक होगा। अगर इधर विलायक के अणुओं की संख्या ज्यादा है, विलायक के इधर अणु ज्यादा हैं, तो विलायक के अणु ज्यादा होंगे, परासरण गति ज्यादा होगी,
परासर गति ज्यादा होगी बच्चा मेरे, तो उसको रोकने के लिए हमें अधिक दाब की आवश्यकता होगी। क्या इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर बच्चा मेरे? इतनी बात क्लियर है तो क्वेश्चन को देखना ध्यान से बेटा। KCl में कितने आयन आ रहे हैं? 2 आयन। BaCl2 में कितने आ रहे हैं बेटा? 3 आयन। और NH4 एक मिनट बच्चा ध्यान देना अच्छे से। NH4 का होल थ्राइस क्या बताएंगे? NH4 का होल थ्राइस, इसमें देखना ध्यान देना, आपको होल थ्राइस लगा देना। NH4 का होल थ्राइस PO4 में कितने होंगे? 3 NH4 और 1 PO4 हो जाए तो टोटल आयन कितने हो जाएंगे इसमें? 4। तो बेटा ये बताओ इन तीनों में से बच्चा मेरे मात्रा तो समान है ना, 1 मोल 1 मोल। जब बच्चा 1 मोल समान है, लेकिन आयन किस में ज्यादा है? बेटा आयन किस में ज्यादा है? तो इसमें ज्यादा है। बच्चा मेरे इसमें आयन ज्यादा है तो उसकी गति ज्यादा होगी, तो इसका परासरण अधिक होगा। परासरण बेटा अधिक होगा, इसका परासरण बच्चा मेरे अधिक होगा। जब परासरण बच्चा मेरे अधिक होगा तो उसको रोकने के लिए हमें दाब की भी आवश्यकता अधिक होगी, तो इसका परासरण, तो इसका बेटा परासरण दाब भी कैसा होगा बच्चा मेरे? ज्यादा होगा। तो बताइए इन तीनों में किसका परासरण दाब ज्यादा है? NH4 का होल थ्राइस, PO4 का, अमोनियम फॉस्फेट का। क्लियर बच्चा मेरे? क्यों? क्योंकि उसके आयनों की संख्या ज्यादा है। भाई मेरे आयनों, अभी मैंने समझा ना, अगर अणु ज्यादा है गति ज्यादा होगी, आयन ज्यादा है गति ज्यादा होगी, तो सिंपल सी बात है। ठीक है। अच्छा इससे कम किसका होगा? इसका। और इससे भी कम किसका होगा? Cl का। क्योंकि अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक परासरण गति इसकी है, उससे कम इसकी है, और उससे कम KCl की है। आया ना समझ में? तो अगला देखो भाई मेरे, देखो अगला बच्चा मेरे, देख भाई अच्छे से देखो, परासरण क्रिया को समझाइए। भाई मैंने इससे पहले समझाया, विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, इस गति को ही परासरण दाब कहते हैं। देख लो बच्चा, दोबारा देख लो, ये बना दो H4 हॉर्स ना बच्चा, यहाँ पर हमने H आकार का एक पात्र लिया है, इसके अंदर विलायक है बेटा। ठीक है, यहां लगा दिया अर्धपारगम झिल्ली, इसके अंदर भी विलयन मान लो बेटा, इसमें भी विलयन है। ठीक है, और इसमें भी विलयन है। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से बेटा, इसमें देखना विलयन 100 ग्राम है और इसमें भी विलयन 100 ग्राम है। ठीक है बच्चा मेरे, ध्यान देना अच्छे से, इस 100 ग्राम विलयन में इसमें देखना 95 ग्राम इसमें क्या है? विलायक है, और 5 ग्राम बच्चा मेरे इसमें विलय है। तो विलय विलायक मिलकर बनेगा तो विलय नहीं। 100 ग्राम टोटल इसमें भी हुआ, तो बच्चा इसको भी देखो, इसमें ना 90 ग्राम क्या हमारे पास? विलायक है। ठीक है, और बेटा यहाँ पे 10 ग्राम जो है, सॉरी 10 नहीं, हाँ 10 ही बचेगा, 10 ग्राम बेटा जो है वो क्या है? विलय है। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान देना, अब ये बताइए विलायक किधर जाता है? विलायक किधर जाता है? कहोगे सर विलायक ना इधर जाता है। जब विलायक इधर जाता है तो बेटा विलायक की गति कम की ओर होगी, अधिक से कम की ओर होगी। तो सिंपल सी बात, अगर मैं बात करते हैं, देखना ध्यान देना, और बीच में क्या लगी है? क्योंकि सर बीच में लगी है अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। अच्छा बताओ, जो अर्धपारगम झिल्ली है बच्चा मेरे, इसको क्यों लग रखा है? क्योंकि इधर से बेटा आप जानते हो इसमें विलय विलायक दोनों है। जब इस झिल्ली से जो इधर आएंगे अरे वो केवल विलायक के आने चाहिए, विलायक के आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, तो इसलिए हम बीच में क्या लगा देते हैं? अर्धपारगम झिल्ली लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे? विलायक बेटा अपनी अधिक सांद्रता से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा कम सांद्रता की ओर क्या आता है? गति करता है, कम सांद्रता सॉरी गति करता है, उसी को कहते हैं परासरण। ठीक है, अब देखो क्या है, विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, इस गति को ही कहते हैं परासरण। ठीक है, आगे देखें, देखो आगे बेटा, बच्चा मेरे पढ़ो तो क्वेश्चन ध्यान से। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन देखो बच्चा, प्रतिलोम परासर दाब किसे कहते हैं? अरे भाई अभी तो समझा था, प्रतिलोम परासर दाब किसे कहते हैं। ठीक है, अगर परासर दाब अभी समझा था ना, उसमें क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ध्यान से समझो बेटा, अच्छे से सुनो। देखो देखो, इधर बेटा विलायक है, बीच में लगी है अर्धपारगम झिल्ली, और इधर भी विलायक और विलय दोनों ही समझ लो। ठीक है, इधर मान लीजिए हमने कितना था? 95 ग्राम क्या? विलायक।
ठीक है। और इधर बेटा भी कितना था, 90 ग्राम विलायक। ठीक है, तो विलायक किधर इधर जाता है, इधर गति कर रहा है, इसको ही कहते हैं क्या, परासरण, परासरण कहते हैं, परासरण गति कहते हैं। इस गति को रोकने के लिए बताओ यहाँ क्या लगाओगे आप, प्रेशर। तो प्रेशर किधर लगाया जाता है, कम सांद्रता की ओर। भाई ज्यादा सांद्र प्रेशर लगाओगे तो विलायक ना सॉरी परासरण गति ना बढ़ जाएगी, तो तुम्हें उधर लगाना ना जिधर बेटा क्या होना चाहिए, विलायक कम होना चाहिए। तो देखना, ध्यान देना अच्छे से, क्या बताएंगे, विलायक की कम सांद्रता पर, विलायक की कम सांद्रता पर लगाया गया कम से कम दाब जिस पर परासरण की क्रिया रुक जाती है उसे कहते हैं परासरण दाब। उसे क्या कहेंगे बच्चा मेरे, परासरण दाब कहेंगे। लेकिन अगर ये परासरण हमने दाब अधिक कर दिया, मतलब ये दाब मैंने ज्यादा कर दिया, खुद सोचो कोई व्यक्ति मेरी ओर आ रहा है, अगर उसको रोकना है तो मैंने उसकी गति रुक जाए उतना मैंने दाब लगाया। सोचो अगर मैंने दाब ज्यादा लगा दिया, ज्यादा लगाया, उसकी गति के विरुद्ध ज्यादा, सॉरी उसकी गति से ज्यादा लगा दिया दाब, तो क्या होगा, तो बेटा वो गति जो ना उसकी उल्टी दिशा में हो जाएगी, बदल जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तब उसे कहते हैं परासरण सॉरी प्रतिलोम परासरण दाब। तो सीधा मैं ये भी कह सकता हूं, परासरण दाब से अधिक जब दाब लगा दिया जाता है तो परासरण की क्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है, अर्थात वो अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करने लगता है। इस दाब को ही कहते हैं प्रतिलोम परासरण दाब। देखो लिखा भी बेटा, यदि विलायक या विलयन पर, विलायक या विलयन, यहाँ विलयन ले लो चाहे विलायक पर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाता है जिससे परासरण की क्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है, इस दाब को ही प्रतिलोम परासरण दाब कहते हैं। आया ना समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा, लग रहा हो एकदम बढ़िया तरीके से। रिजल्ट ना बड़े दमदार रहेगा इसमें, देखना बेटा अच्छे से आप, ठीक है। भाई हट इसको, देख 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 मेरा रसगुल्ला, देख ध्यान से देख, पे रुक जाना यार। देखो मेरे सूरबीरों बढ़िया से देखो तो क्वेश्चन को पढ़ो भाई अच्छे से। देखो क्या है, हेनरी का नियम क्या है, हेनरी का नियम। तो आपको हेनरी का नियम मैंने शायद पहले क्वेश्चन में बताया था जब मैं गैस की विलेयता समझा रहे थे ना। तो क्या हेनरी का नियम है, हेनरी नामक वैज्ञानिक ने गैस की द्रव में विलेयता को समझाने के लिए क्या एक नियम प्रस्तुत किया है जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी गैस का आंशिक दाब, किसी गैस का आंशिक दाब द्रव की मात्रा के समानुपाती होता है। द्रव में एक मिनट बेटा, रुक जा भाई मेरे, रुक जा, इसको हटा, ठीक है। गैस में देखना, किसी गैस का आंशिक दाब द्रव में गैस की मात्रा के समानुपाती होता है, यानी P समानुपाती, यानी गैस का जो दाब होगा वो गैस की मात्रा के बेटा कैसा होगा, समानुपाती होगा, ठीक है। अब गैस की मात्रा बेटा चाहो तो मोल प्रवाह में यूज कर लो, तो आप ये भी कह सकते हो कि किसी गैस का आंशिक दाब उस गैस के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है, P समानुपाती xg। इसी को बेटा कहते हैं हेनरी का नियम। दैट्स ऑल, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। देखो भाई, देखो लल्ला, देखो ध्यान से, देखो बेटा, करो बच्चा अच्छे से। ग्लूकोज के जलीय विलयन का वाष्प दाब जल की अपेक्षा कम क्यों होता है? अबे कम क्यों होता है, देखो भाई कम क्यों होता है, देख तो बच्चा मेरे, देख इसमें बेटा जल है, इसमें बेटा क्या है, जल है, इसमें बेटा जल है, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से। अगर हम बेटा ध्यान देना इसको गर्म करेंगे, बेटा गर्म करेंगे तो सुनना, ध्यान देना, इसकी सतह पर संपूर्ण जल के अणु हैं। तो बताओ ये संपूर्ण जल के अणु किस में पहुंच जाएंगे, वाष्प में पहुंचेंगे। किस में पहुंचेंगे बेटा, वाष्प में पहुंचेंगे, ठीक है। अभी मैंने बताया था अगर वाष्प ज्यादा होगी तो उसका वाष्प दाब भी अधिक होगा, वाष्प दाब, क्योंकि वाष्प द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं, वाष्प दाब। दूसरा बेटा ध्यान देना अच्छे से, मैंने क्या कर रखा है, विलयन तो था मेरे पास, द्रव तो है मेरे पास, या जल है मेरे पास, ऐसे मान लो, ठीक है। अब क्या किया, इसके अंदर मैंने ग्लूकोज घोल दिया,
बेटा ना ग्लूकोज घोलेंगे ना, तो ग्लूकोज क्या करेंगे, इस द्रव के चारों ओर ग्लूकोज ना इस द्रव के अणुओं को घेर लेंगे, ठीक है। और जब ग्लूकोज भाई क्यों, ग्लूकोज है बेटा कैसा, ठोस पदार्थ, और ये बेटा आपका अनवैद्युत अपघट्ट भी होता है, अनअपघट्ट भी होता है। अनअपघट्ट का मतलब जो आयनों में नहीं टूटता है, C6H12O6। जब बेटा आयनित नहीं होता है तो क्या करता है, ये जब आयनित नहीं होता है तो ये जल के अणुओं को घेर लेता है। बेटा जब जल के अणुओं को घेर लोगे, अगर इसको गर्म करोगे तो भाई इसके सतह पर यानी ना जो सतह पर जो द्रव के जो अणु स्थानांतरित होंगे वो बेटा कम होंगे। कम क्यों होंगे, क्योंकि इसके सतह पर अब ग्लूकोज के अणु भी आ चुके हैं। जब ग्लूकोज के बेटा अणु भी आ चुके हैं तो इसका बेटा वाष्प कम होगा। जब वाष्प कम होगा बेटा तो इसका वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल सी है। देखो प्रश्न क्या लिखा है, शुद्ध जल में जल की संपूर्ण सतह जल के अणुओं द्वारा घिरी होती है। बेटा यहाँ पर संपूर्ण सतह किसके द्वारा घिरी हुई है, जल के अणुओं द्वारा घिरी होती है। जब ग्लूकोज को जल में घोला जाता है तो द्रव की सतह के अणुओं में कमी आ जाती है। जब हमने ग्लूकोज को घोल दिया बेटा तो उसकी सतह पर अणुओं में क्या आ गई, कमी। क्यों, क्योंकि उसके सतह पर अब ग्लूकोज के अणु भी आ चुके हैं, कमी हो जाती है, जिससे ग्लूकोज के विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि जब बेटा उसकी सतह पर ग्लूकोज के अणु आ चुके हैं, अब वो द्रव के जो अणु हैं वो कम स्थानांतरित होंगे, कम वाष्प में परिवर्तित होंगे। जब कम वाष्प में परिवर्तित होंगे बेटा तो उसका वाष्प दाब भी जब वो कम परिवर्तित होंगे तो उसका बेटा वाष्प कम होगा, और जब वाष्प कम होगा, वाष्पन कम होगा तो इसका बेटा वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही है। ठीक, आज मैंने थोड़े ही क्वेश्चन लगाए थे, क्लास को थोड़ा छोटा ही रखा मैंने। ठीक है, क्योंकि ना मैं थोड़ा ना एक्सप्लेन ज्यादा कर देता हूँ। बच्चा ध्यान देना अच्छे से, अगर क्लास को अच्छे से ज्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ोगे तो आपकी चीजें उतनी ही क्लियर हो जाएंगी। छोटे से वीडियो में चीजों को बेहतर समझने की कोशिश किया करो, और जब चीजों को बेहतर समझने की कोशिश करेंगे बच्चा मेरे, तो आपको थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी। कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मुझे तो समझना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है बेटा, अपना ख्याल रखो। जय हिंद।